हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के जो टर्म्स होते हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बैंकिंग का पार्ट छोड़ के जाना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, फिर भी आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि ये आपका एक कॉन्फिडेंट भी बूस्ट करता है अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं कि आपको बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको आती हैं। लाइक बैंकिंग क्या है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या पेमेंट के सिस्टम है, और किस किस टाइप के बैंक्स होते हैं, शेड्यूल बैंक, और जो कुछ रेशोज़ हैं आपके, जैसे आपका हो गया रेट हो गया, रेपो रेट हो गया और SLR हो गया, और इसके अलावा लोन के क्या क्या टाइप हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बेसिक मतलब जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में आप उसका जवाब दे पाए। अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन टॉपिक से, तो आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़, जो एक बेसिक चीज़ है कि बैंकिंग क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक पेमेंट्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स। बैंक क्या करता है? सिंपल सी भाषा है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। लाइक आपका जो सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, तो इनके माध्यम से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है। जब कस्टमर डिमांड करता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको विड्रॉ भी करता है। तो इस तरीके से बैंक पेमेंट भी करता है एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी कि लोन को ये प्रोवाइड करता है, फाइनेंसिंग करता है। तो बैंक के ये प्राइमरी फंक्शंस हैं। इसके अलावा बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं, लाइक प्रोवाइडिंग द लॉकर फैसिलिटी एंड इट एक्ट एज ए मीडियम फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं वो भी बैंक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो बैंक के साथ टाई अप अरेंजमेंट में इंश्योरेंस कराता है, लाइक आपका PNB, मेटलाइफ। इसके साथ साथ आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक, एज वेल एज योर इंटरनेट बैंकिंग, तो ये कुछ सेकेंडरी उसके फंक्शंस हैं। तो ये एक मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की कि बैंक क्या है, मतलब बैंकिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स बाय द बैंक। टाइप ऑफ पेमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है? ये एक फंड ट्रांसफर का सिस्टम है जिसमें जो मनी है, जो आपका सेंडर है और रिसीवर है, उसमें जो रियल टाइम में सेटलमेंट होता है। अगर आप किसी को पैसा भेजते हो तो वो रियल टाइम में जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। इसका कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर आप पैसा भेजना चाह रहे हैं किसी अपने फ्रेंड को, या कोई आपका पार्टी, अदर पार्टी, उसको आप भेजना चाहते हो, तो उसकी मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख होनी चाहिए। मैक्सिमम इस पर कोई कैपिंग नहीं है। और जो ये RTGS का सिस्टम है, ये 24/7 × 365 डेज़, यानी कि ऑल डेज़ ये इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आप तो बोलेंगे कि सर सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे तो बंद होते हैं, लेकिन आजकल जो इंटरनेट बैंकिंग है, जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने अपने इंटरनेट बैंकिंग के जो मॉड्यूल है या एप्लीकेशन है या पोर्टल है, उसके माध्यम से भी आप RTGS कर सकते हैं। अगला है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT जिसको बोला जाता है। NEFT क्या है? NEFT में आपका जो पेमेंट होता है वो रियल टाइम में नहीं होता जैसे आपका RTGS में होता है। इसमें बैचेस में होता है। आपका हाफ आवरली इंटरवल्स में इसका पेमेंट होता है। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक बैच बन गया 40 का, कि 40 आपके पेमेंट है, इनको एक साथ में सेटल किया जाएगा। तो ऐसे कुछ NEFT का काम होता है। यहाँ पे इसकी मिनिमम लिमिट है, आपका कितना भी हो सकता है, 1 रुपये 2 रुपये मिनिमम ये है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। इसके अलावा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसको IMPS भी बोला जाता है।
अब आरटीजीएस एनईएफटी तो पहले से है, तो ये आईएमपीएस की क्यों ज़रूरत पड़ी? और एक चीज़ और, जो हमने आरटीजीएस और एनईएफटी की बात करी, ये डायरेक्टली आपका आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, बट आईएमपीएस ये इम्प्लीमेंट करा गया था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई जिसने यूपीआई को, जो भी यूपीआई चल रहा है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में क्या है, इसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको आरटीजीएस करना है या एनईएफटी करना है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेनिफिशियरी की। जो मान लीजिए आप कोई है पार्टी, वो दूसरे पार्टी को पैसा भेजना चाह रहा है, तो उसको दूसरी पार्टी का आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच का नाम और अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। बट आपका जो आईएमपीएस मॉड्यूल है, आईएमपीएस मेथड है, इसमें आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। अब ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है? वह मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांच, एटीएम और एसएमएस फैसिलिटी, तो इनके माध्यम से आईएमपीएस से पेमेंट किया जा सकता है। अब अगला है एईपीएस। अब बहुत से लोगों को ये नई टर्म लग रही होगी, क्योंकि ये अधिकतर अगर आप देखेंगे कहीं भी आरटीजीएस, एनईएफटी और ये आईएमपीएस के साथ नहीं बताया जाता है, पर ये भी एक पेमेंट का एक मोड है। इसमें क्या है, इसको बोला जाता है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है बार बार। आजकल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी दे गए हैं, जो रूरल एरिया है जहाँ पे बैंक अपनी ब्रांच को नहीं खोल पाता, तो वहाँ पे वहाँ के कुछ लोकल जो सीएससी सेंटर वाले हैं या कोई ऐसा है जो फाइनेंशियली बहुत अवेयर है, उसको सीएसपी दिया जाता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, या बोल लें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कस्टमर क्या कर सकता है, जो उनका जनधन खाता बनता है, फ्री अकाउंट, जनधन खाता, जनधन खाते में कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस पर जीरो बैलेंस भी हो तब इसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो ऐसे कुछ अकाउंट हैं जिसमें आधार सीडिंग करी जाती है। एक टर्म आती है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग, तो आधार सीडिंग करके क्या होगा, देखिए इससे दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे आपका पीएम किसान का पैसा घुसता है, या आपका जो गैस का पैसा घुसता है सब्सिडी वाला, वो हो गया, या अगर कुछ अदर स्कीम चल रही है, मान लीजिए अरुणोदय की स्कीम है, तो इनका अगर पैसा घुस रहा है, तो अगर डीबीटी एनेबल्ड होगा अकाउंट में, तभी ही आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में मिलेगा। तो वो करने के लिए आधार सीडिंग कराई जाती है बीसी एजेंट के जो सीएसपी पॉइंट होते हैं। तो आधार सीडिंग कराने से जो कस्टमर है वो अपना फिंगरप्रिंट देकर भी पैसे को निकाल सकता है, ठीक है। तो ये एईपीएस किया जाता है। वहाँ पे पोस्ट मशीन होती है, माइक्रो एटीएम, जिससे पैसे को निकाला जाता है आफ्टर द आधार ऑथेंटिकेशन। अब आता है नाच, NACH, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैच मैंडेट। अब ये बहुत लोगों ने यूज़ किया है, आप जाने अनजाने में। जैसे मान लीजिए आजकल तो क्या है, OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म का आप लोग सब्सक्रिप्शन कराते हैं, उसमें ऑटो पे लगाते हैं जो, तो वही एक तरीके से नैच सिस्टम है, जिसमें आप मैंडेट लगाते हैं। आप अपने बैंक को एक अथॉरिटी देते हैं कि जो आपका पैसा है वो हर महीने, या जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे क्रेडिट होना है। तो ऐसा कुछ अगर आप मैंडेट लगाते हैं तो वो नैच सिस्टम में आता है। इस पर आपको मैंडेट देना पड़ता है, पहले आपको एग्रीमेंट देना पड़ता है कि हर महीने 31 तारीख को मेरे अकाउंट से इतने अमाउंट को कट कर लिया जाए। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लाइक कलेक्शन ऑफ EMIs। कोई उसको लोन है, लोन का EMI उसको देना है, तो वहाँ पे उसको लगाया जाता है। प्रीमियम अगर पे करना है मंथली मान लीजिए, वहाँ पे भी नैच सिस्टम लगाया जाता है। या कुछ अदर पेमेंट्स हैं जो आपको स्टिपुलेटेड टाइम में या कोई स्टिपुलेटेड डेट है वहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो ये नैच सिस्टम लगाया जाता है। अगला है CTS। CTS मीन्स चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है, पहले तक क्या था कि कस्टमर आया किसी बैंक में, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, एक SBI का चेक आया, कहाँ, PNB में। तो क्या हुआ कि SBI का चेक था, इसने SBI ने एक कस्टमर, मान लीजिए SBI का कोई कस्टमर था A, इसने दिया B को चेक, और B का अकाउंट है PNB में। तो B के पास दो ऑप्शन है, या तो ये डायरेक्ट SBI पे जाके सीधे कैश ले सकता है, या ये अपना जो PNB का अकाउंट है वो चेक देके अपने PNB में डाल सकता है। तो अब मान लीजिए कि B का जो रेसिडेंशियल एरिया है वो
SBI से बहुत दूर है या वो SBI नहीं जाना चाह रहा है, अपने PNB के अकाउंट में डायरेक्ट डालना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने बेस ब्रांच यानी कि PNB में, जो B वाला आदमी है ये PNB में चेक जमा करेगा। तो पहले तक क्या होता था कि वो चेक क्लियर करने के लिए फिजिकल जो चेक है वो भेजना पड़ता था पहले A बैंक में, फिर ये वेरीफाई करता था, फिर पेमेंट होता था। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, इसमें बहुत खर्चा भी आता था, जो आपका दफ्तरी का खर्चा है, पियोन का खर्चा है, या ऐसे आपको ले जाना है दूसरे बैंक से फिर लाना है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एक CTS सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे चेक की स्कैनिंग करी जाती है बैंक के द्वारा। स्कैन करने से जो उसका जो डेटा है, जो उसका कोड है, चेक का कोड, वो कैप्चर किया जाता है, पूरी इमेज कैप्चर की जाती है और उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो दूसरा बैंक है उसको भेज दिया जाता है। वो वहाँ से वेरीफाई करके उसको प्रोसेस करके जो अमाउंट है उसको रेमिट कर देता है। तो ऐसे कुछ चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का काम होता है। अब MICR यहाँ पे लिखा है, जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो उसकी इमेजेस हैं या MICR है उसके डाटा को चेक करता है और उसको ट्रांसमिट करके अकाउंट जो अमाउंट है वो रेमिट कर देता है बेनिफिशियरी के जो बैंक है वहाँ पे। अब है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये तो सबको पता है भाई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। IFSC कोड 11 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें पहले के जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो आपके बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लास्ट के 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपका है SBIN 1133, ऐसे कुछ अगर है मान लीजिए, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट के जो ये है ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रांच का एक यूनिक जो सोल आईडी होता है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको IFSC कोड कहा जाता है। एक और आता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ये एक कोड होता है 8 से 11 डिजिट का। इसमें आगे के जो 4 लेटर होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद जो 2 लेटर्स होते हैं वो कंट्री के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद जो 2 लेटर हैं वो लोकेशन कोड एंड लास्ट जो 3 हैं वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक BIC कोड है या स्विफ्ट कोड, BIC कोड भी कहा जाता है। यह आपका बैंक कोड, आगे का बैंक कोड रहेगा, ये कंट्री कोड, ये लोकेशन कोड, ये ब्रांच कोड। और स्विफ्ट के बारे में अगर आपको पता हो तो रिसेंटली न्यूज़ में था जब लास्ट टाइम रशिया का वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर, तो USA ने कुछ एक अनाउंसमेंट की थी स्विफ्ट के रिगार्डिंग। एक बार आप न्यूज़ में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि स्विफ्ट क्या चीज़ है। तो ये चीज़ तो हमने देखा बेसिक कि क्या क्या पेमेंट्स के मेथड्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा हमने चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग्स क्या क्या हैं। बैंक में कितने टाइप के बैंक होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। चलिए अब इसको समझने के लिए हमको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। सबसे पहले है आपका RBI जो इन बैंकों को रेगुलेट करता है। RBI के अंदर 2 टाइप की बैंक्स हैं। एक है ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में शेड्यूल्ड बैंक एंड सेकेंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक वह बैंक होते हैं जो RBI का 1934 का एक्ट है उसका शेड्यूल 2 में उसको फॉलो करता है, तो वो शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। नॉन शेड्यूल जो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक को भी हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। शेड्यूल बैंक आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है वो? एक है कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। पहले तो हमने देखा क्या, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक आर दोज which obeys the RBI schedule 2 of RBI Act 1934 एंड नॉन शेड्यूल जो उसको फॉलो नहीं करता है। शेड्यूल बैंक को फर्दर क्लासिफाई किया कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बैंक क्या क्या है? लाइक यूर PSB पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, आपका फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक RRBs, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन लास्ट आपका हो गया पेमेंट बैंक, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जो कि क्या करता है, कस्टमर डीलिंग करता है, कस्टमर को लोन देता है, उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डायरेक्ट इसकी डीलिंग है। नॉन कॉमर्शियल क्या है? जो रेगुलेटरी या बोल रहे हैं
रेगुलेटरी या डेवलपमेंटल बैंक्स हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करता है, और ये एपेक्स बैंक होता है एक तरीके से, लाइक यूर नाबार्ड, एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, थर्ड वन इज सिडबी, एंड लास्ट आपका नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, जैसे आपका नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। आपका नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो पीएम आवास योजना दिया जाता है तो उसका ये फंड रिलीज़ करता है, गवर्नमेंट इसको फंड देती है, फिर ये रिलीज़ करता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो ये डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता कस्टमर से। कभी आपने सुना है क्या कि कोई गया है कस्टमर, उसने डायरेक्ट एनएचबी से लोन लिया या नाबार्ड से लोन लिया? नाबार्ड ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारे के सारे नॉन कमर्शियल बैंक कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया मोटा मोटी एक फ्लो चार्ट के रूप में कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि टोटल कितने गवर्नमेंट बैंक हैं या कितने शेड्यूल बैंक हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं, कितने आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करी जाए 1969 से हम स्टार्ट करते हैं। 1969 में क्या हुआ था आपका? 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कितने बैंक हुए थे भाई? 14 बैंक हुए थे नेशनलाइज। देन आपका 1980s में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो टोटल आपके 20 बैंक्स थे उस टाइम पे। 20 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपका 1993 में आपका एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या किया गया? पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। इट वॉज मर्ज्ड विथ पीएनबी। तो इसके बाद आपके कितने रह गए नेशनलाइज बैंक? 19। तो 19 बैंक आपके उस टाइम पे नेशनलाइज बैंक थे। तो 19 नेशनलाइज बैंक थे, प्लस एक एसबीआई जो बैंक है ये, प्लस इसके जो 5 जो बोल रहे हैं एडिशनल जो 5 उसके बैंक थे वो हो गए 5 एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई, प्लस आपका आईडीबीआई, प्लस आपका जो महिला वाला जो बैंक था भारतीय महिला बैंक। तो ये कुछ बैंक थे। तो ये सब मिला के ये सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक थे। ठीक है, तो 2017 में आपके टोटल 27 बैंक्स थे जो गवर्नमेंट के अंदर आते थे या गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती थी। 27 बैंक्स में से क्या हुआ कि जब एक मेगा मर्जर हुआ बैंकों का, आपको पता होगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स थे जिनको मर्ज कर दिया गया बड़े बैंकों के साथ, और बड़े बड़े बैंक का फॉर्मेशन हुआ। लाइक आपका जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, इसको मर्ज कर दिया गया आपका पीएनबी में। ये सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का मर्जिंग कर दिया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, देन देना एंड विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो ये मेगा मर्जर एक फेज्ड मैनर में हुआ, सबका टाइमिंग अलग अलग है। तो इसको आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक कब किस में मर्ज हुआ था। तो मर्जिंग होने के बाद आपका कितना बैंक रह गया? ऑलमोस्ट अगर एक बात करी जाए तो आपका 10 बैंक थे टोटल। 10 बैंक को मिला के 4 बैंक कर दिया गया। ठीक है, तो एट दैट टाइम हमारे पास सिर्फ अभी करेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं इसकी भी हमने यहाँ पे लिस्ट इंक्लूड कर रखी है। ये देखिए आप लिस्ट हम देख सकते हैं, शेड्यूल बैंक की लिस्ट। एक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूको, यूनियन। तो ये 12 बैंक्स हैं जो शेड्यूल बैंक के अंदर आती है, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वाले जो बैंक होते हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, अब कुछ और भी टर्म्स हैं जो हमने बोला था कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो कॉमर्शियल बैंक क्या क्या है? कॉमर्शियल बैंक रिफर्स टू बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो शेड्यूल भी हो सकता है, नॉन शेड्यूल भी हो सकता है। ठीक है, या शेड्यूल बैंक जो है वो कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल दोनों हो सकता है। शेड्यूल बैंक क्या है? जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर उसको फॉलो करता है, उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। टोटल शेड्यूल बैंक 12 है,
प्राइवेट बैंक है 21, टोटल शेड्यूल्ड स्मॉल पेमेंट बैंक है 4, जिसमें से आपका पेटीएम भी है और आपको पता है 29 फरवरी के साथ 29 फरवरी में उसके साथ कुछ होने वाला है। टोटल शेड्यूल्ड आरआरबी बैंक है आपके 43, फॉरेन बैंक है 45। तो ये फिगर आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने बात करी थी, नेशनलाइज बैंक और गवर्नमेंट बैंक की। क्या आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइज बैंक वर्सेस गवर्नमेंट बैंक? क्या डिफरेंस है, आप बोल सकते हैं? नेशनलाइज बैंक वो बैंक है जो पहले प्राइवेट थे, प्राइवेट से उनको बोल दें कि पब्लिक कर दिया गया, प्राइवेट से उसको गवर्नमेंट कर दिया गया, तो इनको बोला जाता है नेशनलाइज बैंक। गवर्नमेंट बैंक क्या है? गवर्नमेंट बैंक में सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि वो नए बैंक जो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट बैंक बने हैं वो, या जो नेशनलाइज बैंक है डायरेक्ट, या जो नेशनलाइज बैंक है प्राइवेट से पब्लिक हो रखे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट बैंक में आएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल द नेशनलाइज बैंक आर गवर्नमेंट, बट ऑल द गवर्नमेंट बैंक आर नॉट नेशनलाइज्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक हैं, पर जितने सारे अभी गवर्नमेंट बैंक हैं वो सब के सब नेशनलाइज हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब शेड्यूल प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल यहाँ पे हैं, जैसे एक्सिस बैंक, बंधन, या आपका HDFC, ICICI और IDFC फर्स्ट, इंडसइंड, तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एग्जांपल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो ये कुछ शेड्यूल पेमेंट्स बैंक के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये एक कंपनी है, इट इज़ नॉट ए बैंक। अगर आपसे बोला जाए कि NBFC क्या एक बैंक है, नहीं, ये बैंक नहीं है। NBFC क्या करती है? ये आपका रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो कंपनीज एक्ट है उसमें ये रजिस्टर्ड है, और इसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसके पास मिनिमम 200 लाख का फंड होना चाहिए, तभी उसको NBFC में बनाया जा सकता है। अगर उसके पास ये फंड नहीं है तो वो कंपनीज एक्ट में अगर है भी तो उसको NBFC नहीं बनाया जाएगा। तो इनका काम क्या है, क्या डिफरेंस है ये बैंक से? तो ये लोन तो देती है, एडवांसेस तो देती है, बट ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, लाइक फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें भी मिलता है, सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो NBFC के केस में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक NBFC का, ये एक मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब मैं एक फास्ट मोड में चलूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आपका वोस्त्रो वर्सेस नोस्त्रो। तो ये कौन से अकाउंट होते हैं? आपने सुना होगा, नोस्त्रो समझ लीजिए कि नेशनल माने इंडिया, यानी हमारी बात हो रही है। तो नोस्त्रो अकाउंट में क्या होगा? मान लीजिए कि जो हमारी इंडिया की कोई बैंक है, इंडिया का कोई बैंक है, वो फॉरेन में उन्होंने अपनी ब्रांच खोल रखी है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में SBI ने अपनी एक ब्रांच खोलनी है, तो वहाँ का जो फाइनेंस है, वहाँ का जो लेन देन है, अपने जो बैलेंस है, उसको वहाँ पे डिपॉजिट करना है अगर दूसरे बैंक में, तो वहाँ पे जो वो अकाउंट खोलेगी उसको बोला जाएगा नोस्त्रो अकाउंट। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ कि इंडिया का फॉरेन बैंक में अकाउंट, फॉरेन बैंक में जो अकाउंट होगा इंडिया का इन फॉरेन, दूसरी कंट्री में इंडिया का फॉरेन बैंक में अगर कोई अकाउंट है तो उसको नोस्त्रो अकाउंट कहा जाएगा। वोस्त्रो इसका उल्टा, वी माने क्या? विदेशी, विदेशी कंपनी, या सॉरी विदेशी बैंक अगर इंडिया के किसी बैंक में अकाउंट खोलेगा, मान लीजिए अमेरिकन बैंक है, सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका अगर मान लीजिए इंडिया में आके SBI में अपना अकाउंट खोल लिए, तो इसको बोला जाएगा वोस्त्रो अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा है। नोस्त्रो अकाउंट यानी कि इंडिया फॉरेन के बैंक में अकाउंट खोल लिए, और आपका जो वोस्त्रो अकाउंट है यानी कि विदेशी बैंक इंडिया के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोल रही है। ठीक, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब एक और चीज़ है NRE, NRO एंड FCNR। ये क्या है? NRE का मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट
एक्सटर्नल, तो इसमें कौन लोग आते हैं? एनआरआई लोग, एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, और वो भी कौन से? जो कि भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका है सुंदर पिचाई, आपका है कमला हैरिस। तो जो ये लोग हैं, अगर ये अकाउंट खोलेंगे इंडिया में, अगर ये इंडिया में अकाउंट खोलेंगे तो उसको एनआरई अकाउंट कहा जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझाए। दूसरा एनआरओ अकाउंट, वो क्या है? एनआरओ, एनआरओ का मतलब हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, यहाँ पे ऑर्डिनरी जुड़ गया। तो ऊपर जो हमने बात करी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल में कि वो भारत मूल का है, बट एनआरओ के केस में वो भारत मूल का नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका एलोन मस्क है, एलोन मस्क यहाँ के अगर अकाउंट खोलेगा तो उसको एनआरओ अकाउंट कहा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। अगर एलोन मस्क इंडिया में अकाउंट खोलेगा तो वो एनआरओ अकाउंट होगा। कमला हैरिस अगर आके इंडिया में अकाउंट खोलेगी, कमला हैरिस अगर इंडिया में अकाउंट खोलेगी तो वो होगा एनआरई अकाउंट। ठीक है, अब थर्ड चीज एफसीएनआर। एफसीएनआर में क्या हो गया? मान लो कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसके पास फॉरेन करेंसी है, उसको डिपॉजिट करना है, कहाँ करेगा? वो करेगा एफसीएनआर अकाउंट में। एफसीएनआर अकाउंट यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, और ये एक फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करेगा। फिक्स डिपॉजिट, ऊपर जो हमने बात करी ये आपका जमा रहेगा एक तरीके से आपका करेंट अकाउंट के फॉर्म में, करेंट अकाउंट, और ये वाला भी जो है ये भी करेंट अकाउंट होगा। करेंट अकाउंट यानी कि जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसमें अनलिमिटेड आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक इसका मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। तो यह है दोस्तों एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। इसके अलावा एक और चीज़ है आपका डीमैट अकाउंट। आजकल तो इसका बहुत यूज़ होता है। आप ग्रो ऐप का यूज़ करते होंगे। ग्रो ऐप में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट का सिंपल मीनिंग है डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन मीन्स कि आपका जो फिजिकल फॉर्म था उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई का शेयर खरीदा आज ग्रो ऐप में, शेयर खरीदा ग्रो ऐप में। ग्रो ऐप में आपका अकाउंट जो होता है वो एक डीमैट अकाउंट होता है। तो जो ये आप शेयर खरीद रहे हैं इसका जो बॉन्ड रहेगा या बोल रहे जो एक एग्रीमेंट रहेगा आपके पास, जो इसके कागज़ रहेंगे, शेयर का कागज़, एक्चुअल में आपके पास उसका शेयर है भी कि नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस डीमैट अकाउंट में सेव रहेगा। एक चीज़ ये हो गई, या म्यूचुअल फंड हो गया, उसको आप खरीद रहे हैं तो वो भी यहीं पे स्टोर रहेगा। या आपका जैसे गोल्ड बॉन्ड होता है आजकल, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसका भी जो एग्रीमेंट रहेगा या इसका जो परचेज सर्टिफिकेट होगा वो भी आपका डीमैट अकाउंट में सेव रहेगा। तो ये एक डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एस्क्रो अकाउंट, ESCROW। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? आपने पहली बार सुना होगा। मान लीजिए मैं एक कंडीशन दे देता हूँ कि दो पार्टी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक है आपका अडानी, ठीक है, एक है आपके अंबानी जी। मान लीजिए अंबानी ने कुछ चीज़ इंपोर्ट करी थ्रू द पोर्ट ऑफ अडानी। अडानी का पोर्ट है, पोर्ट में इनका कुछ सामान आया अंबानी का, इनको यहीं पे यहाँ से इसको उनको रिसीव करना था। तो अंबानी जी को इनको कुछ पेमेंट करना था। ठीक है, पेमेंट इनको करना था और अडानी जी को सर्टिफिकेट इनको देना था पहले कि भाई जो सामान है वो हमने रिसीव कर लिया है और जो वो पूरा एकदम गुड कंडीशन में है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो थोड़ा डाउट में रहेंगे कि अगर मैंने पेमेंट पहले कर दिया और क्या पता सामान वेरीफाइड नहीं है, सामान अगर ठीक से नहीं है तो वो तो उनका लॉस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को सेव करने के लिए एक बीच में एस्क्रो अकाउंट आ गया। एस्क्रो अकाउंट क्या करेगा भाई? एस्क्रो अकाउंट जो अंबानी पैसा देने वाला था अडानी को, वो ले लेगा अंबानी जी से, ये अपने पास रख लेगा। फिर अडानी जी जो एग्रीमेंट था वो अंबानी जी को देंगे कि भाई हाँ ये सब ओके है, आप हमको पेमेंट दे दीजिए। वो सब वेरीफाई होने के बाद जो एस्क्रो अकाउंट है, इसको तो पेमेंट इसने पहले कर दिया था अंबानी ने, तो एस्क्रो अकाउंट अब इसको पैसा अडानी को दे देगा। तो ऐसे अकाउंट को बोला जाता है एस्क्रो अकाउंट।